नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूजो और मैं हूं प्रवीण झा। खबर तो एक दिन पुरानी है, लेकिन खबर की शुरुआत ऐसी होगी कि आप भी कहेंगे कि हाँ, सच में बीजेपी बैकफुट पर है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है। अब आप कहेंगे कि बैकफुट पर क्यों आ गई है? एक सीट अगर हार जाती है अगर भारतीय जनता पार्टी, तो क्या पूरी पार्टी जो है वो बैकफुट पर चली जाएगी? इतने राज्यों में सरकार है, इसके बावजूद आप ये कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है? अब मैं आपको उसका उदाहरण के साथ बताऊंगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई है। भरत तिवारी इनकाउंटर आपको पता ही होगा, और भरत तिवारी की जब हत्या हुई थी, उसको हत्या ही कहा जा रहा है। मैं इसलिए हत्या कह रहा हूं क्योंकि उसमें पुलिस ने उसको, जो खास करके भरत तिवारी को जो मारा है, उसको अब कोई भी एनकाउंटर नहीं कह रहा है, उसको सीधा सीधा हत्या ही कह रहा है। तो मैं भी हत्या ही कहूंगा, चाहे मेरे ऊपर कोई भी कार्रवाई क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं उसको हत्या ही कहूंगा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है, क्योंकि जितने भी सवर्ण समाज के लोग हैं वो अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से दूर होते जा रहे हैं। और आज इतने दिनों के बाद मनोज तिवारी कल पहुंच गए उनके घर पर राखी बंधवाने के लिए। यानी अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भरत तिवारी की याद आने लगी है, जब बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हार हुई है और एक जो प्रशांत किशोर हैं, जो सवर्ण समाज से ही आते हैं, उनके द्वारा पटकनी दी गई। तो अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि जो सवर्ण समाज है वो नाराज है। और अब सवर्ण समाज का जो आंदोलन है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर भी चल रहा है। आपको पता ही होगा, क्योंकि आप लोग लगातार सोशल मीडिया के जरिए उस वीडियो को देख रहे होंगे। वो भी अब आपको आने वाले समय में बहुत उग्र होता हुआ प्रदर्शन दिखेगा। लेकिन अब जो खास करके भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई है, उसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि यूजीसी तो है ही, इस प्रकार से और भी जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो भरत तिवारी का एनकाउंटर हो या और भी जो खास करके सवर्ण को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जितने फैसले लिए जा रहे हैं, वो कोई भी फैसले जो है वो सवर्ण के हित में नहीं है, सवर्ण समाज के हित में नहीं है। और इसीलिए अब जो है वो ये कहा जा रहा है कि अब वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए मनोज तिवारी जैसे नेता भरत तिवारी के घर पर राखी बंधवाने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनको लगने लगा है कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो 2027 में जो यूपी में विधानसभा का चुनाव है उसमें कहीं मुंह की खानी ना पड़ जाए। आज इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे, और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई है और अब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भरत तिवारी के घर पहुंच रहे हैं, इससे पहले तो ये याद नहीं आ रही थी। इससे पहले तो लग रहा था उनको, अरे कोई बात नहीं है, जितने भी सवर्ण है वो तो उनको छोड़कर कहां जाएंगे, वोट तो उन्हीं को देंगे। नमस्कार प्रवीण जी, दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, थोड़ा मैं पहले जाऊं कि अंतर क्या आया बांकीपुर के बाद। देखिए, जब इलेक्शन नहीं हुआ था बांकीपुर का, उससे पहले ये दुखद जो हत्या हुई, कथित इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर, उसके बाद बिहार सरकार के मंत्रियों में से केवल एक मंत्री वहां गए थे, अशोक चौधरी। और उन्होंने, हाँ, कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी, उन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि भरत तिवारी ने कोई गुनाह नहीं किया। पहली बात, एक मंत्री होते ये बयान दिया। दूसरा, उन्होंने कहा था कि उनके पिताजी उस जमाने में यानी 60 के दशक में जनरल के बहुल यानी सामान्य सीट यानी सामान्य जाति की बहुलता वाली सीट पर वो जीत कर उनके फादर आते थे, जबकि उनके फादर अनुसूचित जाति के थे, पासी समाज से थे। इसके बावजूद जीत कर आते थे। तो सामान्य जाति का उपकार है हमारे परिवार पर, उसको हम भुला नहीं सकते। कि 60 के दशक में किसी भी जाति को छोड़कर उनके पिताजी को वोट देते थे, चाहे वो ब्राह्मण थे, चाहे भूमिहार थे या राजपूत थे।
वो भी उस बेल्ट में, लखीसराय से पूरा बरबीघा वाले बेल्ट में, जो बिहार जानते हैं वो वहां के इलाके को जानते हैं। बिल्कुल। तो और तीसरी बात उन्होंने कही कि परिवार इतना भरत तिवारी जी का गरीब है कि उनको मदद की भी जरूरत है, तो उन्होंने एक फंड अपने सोशल एक एनजीओ है उसके फंड से 5 लाख रुपए का चेक दिया। तो अशोक चौधरी तो बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिशियन है, वो समझ रहे थे कि बीजेपी जेडीयू अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही अशोक चौधरी पटना पहुंचे तो सबसे पहले श्रवण कुमार ने, जो आजकल थोड़े मतलब नीतीश जी से थोड़ा दूर भी होते जा रहे श्रवण कुमार, उन्होंने कहा कि ये अशोक चौधरी का अपना विचार है, अपनी सोच है, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब समझिए इस बात को, हमारे दर्शक भी समझे इस बात को। मतलब अशोक चौधरी को, अच्छा, जो सम्राट चौधरी की, मैं उनकी कोई जाति नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मुख्यमंत्री वो सबके गार्जियन है, पूरे बिहार की जनता के वो गार्जियन है एक तरह से, लेकिन उनके समाज से आने वाले कुछ सोशल मीडिया पे जो कथित विचारक हैं, उन्होंने अशोक चौधरी के तरफ तोप का मुंह घुमा दिया और अशोक चौधरी पर दम भर जितना वो उसको अब्यूज कर सकते थे अशोक चौधरी को, तब वो भूल गए कि अशोक चौधरी दलित समाज से आते, ये भी भूल गए, तब भूल गए, ये सब चीज भूल गए और अशोक चौधरी को टारगेट किया। और फिर अशोक चौधरी भी बेचारे चुप हो गए क्योंकि बीजेपी से कोई नेता उनकी मदद के लिए नहीं आया। मांझी जी का बयान सबको याद है, उन्होंने फर्जी आरोप लगा दिया भरत तिवारी पर कि भरत तिवारी ने किसी यादव समाज के व्यक्ति का जमीन कब्जा किया, जबकि ये फर्जी बात थी, बिल्कुल ये आरोप ही झूठा साबित। अरे भैया, उस भरत तिवारी ने तो SC ST EBC OBC परिवारों के हक की लड़ाई लड़ी, और ये कोई भरत तिवारी का परिवार नहीं कह रहा है, वहां के वो जमुनिया के जो बेचारे और आज भी जो बाढ़ में डूबे हुए हैं, जिसके हक की लड़ाई के लिए वो लड़े, वो पूरा इलाका जो आप दिखा भी रहे हैं तस्वीरों में, तो उस तब भी बीजेपी के सारे नेता चुप थे। गए कौन थे? अब देखिए, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है प्रवीण जी। अशोक चौधरी गए भरत तिवारी के घर, वो भी दलित समाज के नेता है, बड़े नेता है वो, और चिराग पासवान गए और आउटराइटली टारगेट किया सरकार को कि एक जो अधिकारी इसमें शामिल है उसको क्यों प्रमोशन दिया जा रहा है, उसको अच्छी पोस्टिंग क्यों दी जा रही है। यानी दो जो बड़े नेता गए वो दलित समाज के ही नेता गए। आप देखिए, एक अलग समीकरण आकार ले रहा है। संदीप जी, फिर तो सवर्ण समाज ने दिखा दिया ना, फिर तो सवर्ण समाज ने भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर धकेल दिया। बांकीपुर तो बस एक जो है ये ट्रेलर है बांकीपुर। अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये बात समझ में नहीं आ रही है तो आने वाले समय में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या ये आपको लग रहा है कि अब ये डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है मनोज तिवारी को भेजकर? बिल्कुल, अब आपने सही जगह बात को लाया। मैंने इसीलिए थोड़ा परिधि में सारी चीजें बताई कि कॉन्टेक्स्ट जब तक सामने नहीं होगा हमारे दर्शक समझेंगे कैसे कि क्या चल रहा था एनडीए के भीतर। तो अब लगा कि बाजी तो हार गए। सवर्ण समाज का आक्रोश तो केवल इसी कांड से नहीं है, यूजीसी भी है, नहीं कहते कोई भी घटना होता है उसका तात्कालिक कारण। भारत तिवारी का फर्जी इनकाउंटर तात्कालिक कारण था। भारत तिवारी का इनकाउंटर हो भी गया तो भी सरकार में बैठे लोगों की चुप्पी, चाहे वो मुख्यमंत्री थे वो चुप थे, और उल्टा सोशल मीडिया पर नागमणि जैसे लोगों को छोड़ दिया गया था जो भरत तिवारी को भी अब्यूज करते थे और सामान्य जाति के लोगों को भी अब्यूज करते। और इन सब पे मुख्यमंत्री की चुप्पी थी, बीजेपी नेताओं की चुप्पी थी। तो ये तात्कालिक कारण था। इससे पहले भी बहुत सारे यूजीसी वाला पूरा मामला है, फिर आप देखिए यूजीसी के प्रावधान पर भी सारे बीजेपी नेताओं की चुप्पी थी। वो सब गुस्सा बांकीपुर में फूटा। और मैंने तो कई बार बताया कि आरएसएस के कैडर भी चले गए बीजेपी के विरोध में। वो कहते थे वो तेजस्वी को वोट दे देंगे, लेकिन वो इनको वोट नहीं देंगे बीजेपी को। नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव जो है एक प्रकार से सभी नेताओं को जागृत कर दिया? चाहे वो आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हो या फिर राजद के जो एक प्रकार से मुखिया ही कहें, हालांकि हैं तो अध्यक्ष अभी भी लालू प्रसाद यादव हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन उनकी सक्रियता नहीं है, इसलिए तेजस्वी यादव को ही मुखिया के रूप में लोग मानते हैं।
तो तेजस्वी यादव भी आज सड़क पर उतरे हैं। इतने दिनों तक गायब थे। जब बांकीपुर में जब ये नतीजे आए उसके बाद तेजस्वी यादव को ये लगा कि अब अगर वो सड़क पर नहीं उतरते हैं तो हो सकता है उनकी मिट्टी खिसक जाएगी। बिल्कुल, देखिए हुआ क्या बांकीपुर में मुस्लिम और यादव समाज का भी सपोर्ट मिला जनसुराज को। और आप देखिए, मैं बता रहा हूं, घटना कुछ बता रहा हूं, बांकीपुर का साइड इफेक्ट केवल बीजेपी पर नहीं हुआ है, आरजेडी पर भी हुआ है, क्योंकि आरजेडी का भी आधार वोट यादव और मुस्लिम खिसक गया। तो सबसे पहले तेजस्वी ने चुनाव के नतीजों के बाद जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें जो दानापुर के बेचारे बिट्टू यादव जी थे, जिनकी भी गलत तरीके से एक तो हत्या की गई उनकी बदमाशों के द्वारा, क्योंकि वो देह व्यापार का विरोध करते थे उस इलाके में। फिर पुलिस ने बोला उनको ही शराब के माफिया में कैसे कैसे करके उनको उलझा दिया, यानी कोई व्यक्ति किसी की हत्या हो गई है तब भी आप उसको डिफेम कर रहे हैं। और उनके परिवार को मदद के लिए कौन गए? एक पप्पू यादव गए और दूसरा प्रशांत किशोर गए। तब भी लोग कह रहे थे कि तेजस्वी क्यों नहीं गए। ये भी उस समय यादवों का गुस्सा था। जो बांकीपुर में ये भी यादव कहते थे कि तेजस्वी क्यों नहीं गए बिट्टू यादव के घर, उनको सांत्वना देने के लिए क्यों नहीं गए? गरीब परिवार है, उनकी विधवा है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तब जब रिजल्ट आ गया बांकीपुर का, उसके बाद जो पहली पीसी हुई उसमें 5 लाख का चेक बिट्टू यादव की धर्मपत्नी विधवा जो हो गई उनको दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। तो मैं ये कह रहा हूं, और अब तो वो सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं तेजस्वी। उनको लग गया कि अगर वो सड़क पर नहीं उतरे, अगर वो एक्टिव नहीं हुए, अगर वो यही संजय यादव और शक्ति यादव के भरोसे रह गए, तो भाई वीरेंद्र ने जो एक विरोध का सुर देखना पड़ा था, और कहिए कि एक विशिल ब्लोअर के रूप में भाई वीरेंद्र, दलालों के भरोसे नहीं चलेगा काम। तो अब तेजस्वी सड़क पर उतर आए हैं। तो अब देखिए बांकीपुर के नतीजों के कई इफेक्ट्स हुए हैं, उसको कुछ पॉजिटिव सेंस में भी कहिए, निगेटिव सेंस में भी कहिए। निगेटिव सेंस में ये कहिए कि चाहे दो बड़ी शक्तियां जो बिहार में राजनीतिक शक्तियां, दोनों की जमीन खिसकी है। और पॉजिटिव सेंस में कहिए कि एक तीसरा विकल्प तैयार हो रहा है, और प्रशांत किशोर को मुझे नहीं लगता किसी एक जाति में बांधने की जरूरत है। वो एक ऐसे नेता हैं जो एक वैकल्पिक राजनीति का रास्ता दिखा रहे हैं। अगर लोगों को पसंद आएगा तो उनको अडॉप्ट करेंगे। वो वैसे भी उन्होंने बिल्कुल मध्यम मार्ग लिया है। चाहे वो मधुबनी में, देखिए मधुबनी में रोशन यादव की भी हत्या हुई है पुलिस कस्टडी में, कस्टोडियल डेथ है, कोई नहीं गया उनकी मदद के लिए। क्या बीजेपी के नेता को वहां नहीं जाना चाहिए? अशोक यादव वहां से सांसद हैं, उनको जाना चाहिए था ना उस इलाके से। क्या गोपाल जी ठाकुर को, दरभंगा के सांसद, उनको नहीं जाना चाहिए था रोशन यादव के लिए, बेचारे के लिए उनके लेकिन प्रशांत किशोर जब गए तो उसके बाद तेजस्वी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को भेजा। नहीं, यही प्रशांत किशोर का मैं कोई समर्थक नहीं हूं संजीव जी, लेकिन मैं प्रशांत किशोर की एक बात से सहमत हूं, और हमारे दर्शक भी सहमत होंगे, जो इस कार्यक्रम को देखेंगे वो जरूर सहमत होंगे, कि कम से कम प्रशांत किशोर ने ये कहा था उस वक्त कि इस सीट पर अगर उनकी जीत होती है तो बाकी जितने भी और भी विधायक हैं या एमपी हैं, वो अब अपने क्षेत्र में जाएंगे और वो जनता के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। अब करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे या करते हुए दिखेंगे। अब होगा उनसे कितना नहीं होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये प्रशांत किशोर ने कहा, क्योंकि इसका अब डर सभी को होगा कि अगर वो अपने क्षेत्र में जनता की आवाज नहीं बन पाएंगे, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे, तो वही अस्त्र होगा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट पर हो गया। और इसीलिए अब काम करेंगे, इससे कम से कम जनता की भलाई होगी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, बांकीपुर केवल एक सीट नहीं, बीजेपी के लिए एक जो सिंबॉलिक उनकी पॉलिटिक्स है कि मिडिल क्लास, अर्बन पॉपुलेशन, उसके बाद जहां सामान्य जाति का दबदबा हो, जहां सामान्य जाति का आबादी, और एक सिंबॉलिक ये कि वो एक नेशनल प्रेसिडेंट का इलाका था और वो अपनी बूथ पर भी नहीं, नितिन नवीन नहीं बचा पाए। तो सवाल ये है कि जो जितने भी सिंबॉलिज्म है बीजेपी के, वो सब सिंबॉलिज्म टूट गए, और बांकीपुर 4 दशक का गढ़ था, अगर वो नहीं बचा तो बाकी सीटें तो ऊपर जय श्री राम ही जाने। और ये भी भगवान की बात है कि जब मंदिर में जो भी हुआ, मैं उसमें साधु संत शामिल नहीं है, उसमें कुछ प्रबंधक शामिल हैं,
उसने भी बीजेपी की मिट्टी पलीत दी, क्योंकि बीजेपी के उभार, बीजेपी का जन्म, बीजेपी का उत्थान, बीजेपी का विस्तार, बीजेपी का उभार, दिल्ली की गद्दी, अनेक राज्यों के सिंहासन, वो सब भगवान राम के आशीर्वाद से मिला। और वहीं अमानत में खयानत हो गई। ये बीजेपी का कोई कैडर वोटर बर्दाश्त नहीं कर रहा है, उसको थप्पड़ पे थप्पड़ लग रहा है। कभी यूजीसी का थप्पड़, कभी भरत तिवारी का थप्पड़, कभी वो मध्य प्रदेश में वो बड़बोला संतोष वर्मा कुछ से कुछ बोलता है, सवर्ण समाज, सामान्य जाति की बेटियों को, बेटियां सबकी बराबर हैं, चाहे वो ओबीसी समाज की हो, दलित समाज की हो, मुस्लिम समाज की हो, क्रिश्चियन हो, सिख समाज की हो, सबकी। किसी की बेटियों को टारगेट करने का अधिकार किसी को नहीं है इस देश में। उसके बावजूद भी बीजेपी तमाशा देखती रही। संजय जी, एक छोटी सी बाइट है हमारे पास, हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, उस पर आखिरी कमेंट लेंगे आपसे। ये बाइट है मनोज तिवारी की, जरा सुनिए। जब वहां गए थे तो क्या उन्होंने कहा था ना, कि आप सभी लोग सुन चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप लोगों को याद दिला देते हैं। स्मारक की भी बात की जा रही है कि स्मारक बना जाए भरत तिवारी की। जरूर बनेगा, निश्चित रूप से। आप इस गांव का इस केस को पहले हम लोग लड़ लेते हैं। देखिए, देश तो कानून से चलता है, लेकिन जिस तरह से निर्दोष को इस तरह का एक निर्दोष भरत तिवारी के साथ गलत हुआ, उसके आधार पे जो जो आप बातें कह रहे हैं वो आगे उसका प्रावधान होगा ही होगा। जवनिया के परिवार पे भी आरोप लगाया था, उस पे मैं कुछ नहीं बोलना। जवनिया के लोग भी मिले सर, आज भी वो लोग पीड़ित है। देखो, मैं एक बात बोल रहा हूँ, इस परिवार को अभी तक सरकार ने या हम सब ने, किसी ने कुछ भी नहीं किया है। हमने अभी परिवार को सुना है। संजीव जी ये कह रहे हैं, एक तो स्मारक की बात जो है वो तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम पहले इनकी लड़ाई लड़ लेते हैं। आखिर ये लड़ाई लड़ेंगे किससे? सरकार कहीं भारत राजद की है क्या? वहां पर राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है क्या कि ये लड़ाई लड़ लेंगे, इनके मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे? देखिए, पहली बात तो इन्होंने ये माना कि निर्दोष थे वो। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी माना कि भरत तिवारी निर्दोष थे, बेदाग थे, और उनकी हत्या हुई है। निर्दोष व्यक्ति की हत्या ही होती है, उसका इनकाउंटर ये सब कुछ आया, हत्या ही होती है निर्दोष व्यक्ति की। और जो जुडिशियल कमेटी की जो जज साहब ने जांचा, उन्होंने भी रिपोर्ट दी और सब पे एफआईआर करवाया गया। इसका मतलब जो अधिकारी पर एफआईआर हुआ है सबको गिरफ्तार करो, सबको जेल भेजो, सबको बर्खास्त करो। पहले तो ये कार्रवाई होनी चाहिए। और वो उसके फोन में क्या था भरत तिवारी के, वो फोन कहाँ गया, वो परिवार को क्यों नहीं मिला आज तक? और गांव के 22 लोगों पर एफआईआर है, निर्दोष लोगों पर। वो भी मनोज तिवारी से कहा वहां के लोगों ने कि भैया हम लोगों पर एफआईआर हटाओ। तो बड़े देर से जागे बीजेपी वाले, और पता नहीं मुख्यमंत्री जी क्या करते। लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी घटनाओं का सिलसिला देखने को मिल रहा है, जिससे ऐसा लग रहा है कि अचानक जो बीजेपी बहुत मजबूत लग रही थी पूरे देश में, अचानक से बीजेपी का ऑरा सिमटा है, बीजेपी कमजोर हुई है, बीजेपी का आधार किसका है। और सबसे बड़ी बात, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अगर आपका कोई एक वोट बैंक जाता है तो क्या उसके बराबर कोई वोट बैंक जुड़ रहा है? वो बांकीपुर में जुटता नहीं दिखा, कोई ओबीसी दलित उनके साथ नहीं जुटा बीजेपी के साथ, दतिया में कोई ओबीसी दलित नहीं जुटा। तो फिर आपने नया कोई वोट बैंक बनाया नहीं, पुराना खो दिया। तो यूपी तो सामने दिख रहा है क्या होने वाला है। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। लेकिन आखिरी एक और रिमार्क्स हमारी तरफ से जो है, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकार से चाणक्य कहे जाते हैं, उनके लिए है कि अभी यूजीसी का मामला जो आप समझ रहे हैं कि खत्म हो गया है, वो खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि दिल्ली के ही जंतर मंतर पर अब सवर्ण समाज इकट्ठा होने लगे हैं। और अगर आपने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, और अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई ध्यान इसके ऊपर नहीं दिया जाएगा, और अगर आने वाले समय में आगे भी अगर इसी प्रकार से आप लोग उदासीन रहे, तो 2027 में जो चुनाव है उसमें आपको काफी परिश्रम करने की जरूरत होगी। क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर से ये कहा जा रहा है कि देश में अगर 45-50 करोड़ जो खास करके सवर्ण समाज के लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे, नोटा का बटन दबाएंगे। तो ऐसे में अब आपके लिए ये सोचने का सवाल है, और इस पर आप जरूर सोचेंगे अगर आपको इसी प्रकार से आगे और भी राज्यों में विस्तार करना है तो।
बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।